बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम स्टूडेंट पढ़ लेते हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट ग्रीक सिविलाइजेशन चैप्टर 3 विंडो टू वर्ल्ड हिस्ट्री क्लास 6। जैसे कि आपको यहाँ पर कुछ पिक्चर्स नज़र आ रही हैं, दिस इज़ द आर्ट वर्क और आर्किटेक्चर वर्क बाय एंशिएंट ग्रीक सिविलाइजेशन। जो फर्स्ट पिक्चर है उसमें आपको यूनिक स्टाइल ऑफ कॉलम इन ग्रीक आर्किटेक्चर नज़र आ रहा होगा और ऐसे इतना खूबसूरत सीन लग रहा है कि जैसे ब्लॉक्स बने हुए हैं यहाँ पर। हालांकि ये कॉलम इस तरह के हैं और ज़मीन के ऊपर शेड्स आ रहा है। जब सूरज गरूब होता है या तलू होता है उस दौरान उसके ऊपर शेड्स आते हैं तो कितनी खूबसूरत ये ज्योमेट्रिकल फॉर्म बनती है। और अगर आप देखें कि साथ वाली पिक्चर के अंदर आपको एक पार्थेनॉन टेम्पल नजर आ रहा है जो कि है तो रूइन इस टाइम, लेकिन अगर ये अपने उस दौर में होगा तो कितना आलीशान होगा, कितना खूबसूरत होगा। The contribution of ancient Greek civilization in the field of art and architecture is significant। अगर हम बात करें आर्ट और आर्किटेक्चर की कदीम यूनान की तहजीब में तो ये बहुत काबिल ज़िक्र अहमियत रखती है, यानी हमें इसके बारे में बात करनी चाहिए क्योंकि बहुत खूबसूरत इनकी बिल्डिंग्स हुआ करती थी। The unique style of architecture is famous even today across the world। Most ancient Greek buildings and temples were built in these three styles called the Doric, Ionic and कॉरिथियन। अब ये तीन नाम आपने अच्छे से याद करने हैं। आपसे पूछा जा सकता है ड्यूरिंग द एसएलओबेस CP2 के ग्रीक बिल्डिंग्स के क्या नाम थे, उनके वो क्या स्टाइल थे जिसमें वो अपनी बिल्डिंग्स बनाया करते थे, ठीक है ना। और उन बिल्डिंग्स के स्टाइल को, जैसे हम यहाँ अगर घर बनाते हैं तो वो घर पूछते हैं जी आपने ऑस्ट्रेलियन स्टाइल बनवाना है, आपने जो है USA टाइप मॉडल देना है अपने घर का, या उसकी फ्रंट लुक कैसी आनी चाहिए। तो ये इनके पास तीन स्टाइल थे, एक डोरिक था, एक आयोनिक था, एक कॉरिथियन था। दीज स्ट्रक्चर्स आर मेनली नोन फॉर देयर टॉल कॉलम्स, हार्मनी एंड इंट्रिकेसी इन प्रोपोर्शन, डिजाइन एंड बैलेंस। अब इनकी खूबसूरती क्यों काबिल जिक्र थी? क्योंकि इनके बड़े बड़े कॉलम हुआ करते थे। कॉलम कहते हैं पिलर्स को, ठीक है ना, बड़े बड़े सतून हुआ करते थे। और इंतहाई हार्मनी का मतलब है कि किस तरह उन्होंने कंट्रास्ट किया हुआ था बिल्डिंग के अंदर, कहाँ पिलर होगा, कहाँ सतून बनाया जाएगा, कहाँ पर मेहराबें होंगी, कहाँ पर टॉम बनाया जाएगा। और इंट्रिकेसी की बात करें तो ये भी प्रोपोर्शन की बात आती है कि कितनी जगह को किस चीज़ के लिए रखा जाए, यानी कितनी खिड़कियाँ हों, कितने कॉलम्स हों, यानी इतनी इस चीज़ का ध्यान रखा जाता था। और डिज़ाइन इंतहाई बैलेंस डिज़ाइन होता था जो देखने में बहुत खूबसूरत दिखता था। ग्रीक टेम्पल्स वर नोन फॉर देयर ग्रैंड कंस्ट्रक्शंस अलोंग विद स्कल्पचर्स। अब इनके जो मंदिर थे उनके ऊपर स्कल्पचर्स लगे हुए थे, यानी देवी देवताओं की जो मूर्तियां हैं ना वो लगाई होती थी इनके मंदिरों के ऊपर, इसलिए वजह से उनको बहुत शोहरत हासिल हुई। दे डिड सो इन ऑर्डर टू ऑनर देयर रिलीजियस डाइटीज। और वो ऐसी मूर्तियां क्यों बनाते थे? क्योंकि वो अब इज्जत और एहतराम देना चाहते थे अपने देवी देवताओं को। जो डाइटीज होता है, डाइटीज मीन्स होता है देवी, गॉडेस एंड गॉड एंड गॉडेस, ठीक है। तो अपने देवी देवता जिनकी वो पूजा किया करते थे अपने मजहब के हिसाब से, अपने कीदे के हिसाब से, उनको ऑनर करने के लिए, उनको इज्जत बख्शने के लिए उनकी तस्वीरें और उनके स्कल्पचर्स जो उनकी मूर्तियां बनाते थे और उन बिल्डिंग से साथ अटैच करते थे। द मोस्ट सेलिब्रेटेड एंशिएंट ग्रीक टेम्पल कॉल्ड द पार्थेनॉन वाज बिल्ट फॉर द गॉडेस एथेन या एथेना। एथेना के नाम से उनका एक देवी थी और उसके लिए उन्होंने ये बनाया था पार्थेनॉन टेम्पल। ये टेम्पल का नाम था, मंदिर का नाम था। और इट वाज बिल्ट इन द डोरिक स्टाइल। वो डोरिक स्टाइल में बनाया गया था। आपको पता है ना, आयोनिक, डोरिक और एक और स्टाइल है इनका जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर का है, उसका नाम है कॉरिथियन। तो और इसको सिचुएट किया गया था एक्रोपोलिस, जो शहर था एथेंस का। तो ये बड़ी, आपने ऊपर पिक्चर भी देख ली है इस टेम्पल की कि वो दिखने में कैसा है। यहाँ आपको बिल्डिंग के कुछ उनके स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं आर्किटेक्चर के, जिसमें उन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलम्स दिखाए हैं कि किस तरह वो राउंड कॉलम्स बनाया करते सतून, और किस तरह डिजाइन बने होते थे सतून के ऊपर। और ये सतून बड़े बड़े ऊंचे, कई कई फुट लंबे, यानी 20-20 फुट 30-30 फुट लंबे होते थे। बहुत ह्यूज बिल्डिंग्स होती थी इनकी। लैंग्वेज की बात करें तो द लेटर यूज इन इंग्लिश आर रोमन। एक्चुअली जो आपको इस इंस्क्राइब के अंदर नजर आ रहा है, जो साथ प्लेट नजर आ रही है, इसमें ABC टाइप कुछ लिखा हुआ है, देखने में तो हमें जो
जो ABPON ये सब नज़र आ रहा है, लेकिन बेसिकली ये रोमन लिखी हुई है, अंग्रेजी नहीं है। अंग्रेजी से इन्फ्लुएंस होकर कुछ लेटर्स अंग्रेजी ने अपने अंदर इनके रख लिए हैं। बेसिकली देयर ओरिजिन इज फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज। और अगर अंग्रेजी का हम बेसिक इसका देखें ना कि ये निकली कहाँ से, तो ये यूनान की लैंग्वेज में से एक्सट्रैक्ट करके अंग्रेजी बनाई गई है। द वर्ड अल्फाबेट इटसेल्फ कम्स फ्रॉम अल्फा एंड बीटा, द फर्स्ट टू लेटर्स ऑफ द ग्रीक अल्फाबेट। और हमारे जो अल्फाबेट्स हम बोलाते हैं A to Z, हमको अल्फाबेट बोलते हैं ना, तो ये लफ्ज भी हमारा ग्रीक से ही निकला है, यानी अल्फा और बीटा, यानी जिस तरह हम A और B बोलते हैं ना, तो रोमन का A जो था उसको वो अल्फा बुलाते थे, और जो उनका B था वो बीटा बुलाते थे उसको। Many English words are based on Greek words। इसके अलावा भी हमारे इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो ग्रीक से निकले हैं, यूनान की जुबान के हैं, जो कि हम यहाँ पर अब इंग्लिश समझकर उसको बोलते हैं। हमें ये नहीं पता कि हम ग्रीक लैंग्वेज बोल रहे हैं और हम रोमन में बात कर रहे हैं। Tele in Greek means far away. Poly means many. Micros means small. Phone means hear or sound. अगर आप देखो टेलीफोन, ठीक है ना, वो टेली और ये फोन मिलाओ तो हम क्या करते हैं, हम दूर से किसी की आवाज सुन रहे होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि टेली का मतलब है फार अवे और फोन का मतलब है सुनना, साउंड। तो देखिए हमने कैसे उनके पकड़कर अपने अंग्रेजी के वर्ड बनाने शुरू कर दिए। अपने तो नहीं कह सकते, खैर अंग्रेजों ने बनाने शुरू किए। तो यहाँ थोड़ी सी आपको लैंग्वेज दी गई है, प्रैक्टिस कीजिएगा घर में, तो आप अपने घर वालों के साथ थोड़ा सा रोमन में या ग्रीक में बात कीजिएगा। एरिस्टोटल द ग्रीक फिलोसफर, लेकिन इसको पढ़ने से पहले ये जो टेबल बना हुआ है आपके पास, ये अल्फाबेटिकल टेबल है ग्रीक का, ठीक है। और ग्रीक किस तरह बात करते थे, अब ABC आप देख रहे हो तो उनका AB, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन या शॉर्ट बुला सकते हो आप उसको, पाई, RH, सिग्मा, जीटा, ईटा, थीटा और आयोटा, कप्पा, फी, ची। तो ये सारे नाम जो है ना, असल में यकीन करें मेरी ज़ुबान मुड़ना शुरू हो जाती है। तो आप अगर इसको प्रैक्टिस कर सको, क्योंकि ज़्यादातर थीटा वगैरह और हम इस्तेमाल करते हैं ये अल्फा बीटा वगैरह मैथ्स और फिजिक्स के अंदर जाके ये इस्तेमाल होते हैं। तो अगर आपका दिल करे तो आप ये याद कर लो, नहीं करे तो नो प्रॉब्लम। पढ़ लेते हैं फिलोसोफर का टॉपिक। द ग्रीक थिंकर और फिलोसोफर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ विच वर्ड, प्लूटो है इसके अंदर, सुकरात है, अरिस्टोटली है, और हु वाज द टीचर ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो सिकंदर आजम के टीचर थे, ठीक है ना, जिनको अरस्तु भी बुलाया जाता है। और इसके अलावा सुकरात जो ये तकरीबन 2-3 जो है ना ग्रीक्स के स्कॉलर्स हैं। स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस आइडियाज इन द वेस्ट फॉर ऑलमोस्ट 2000 ईयर्स। 2000 साल से इनके दिए हुए आइडियाज के ऊपर इतनी वर्किंग हुई है, लोग इतने मुतासर हुए हैं इनके आइडियाज से कि उन्होंने इनकी तालीमात को लेकर आगे चले हैं। देयर आइडियाज आर स्टिल इम्पॉर्टेंट इन पॉलिटिक्स, रिलीजन, गवर्नमेंट डिस्कशंस एंड आर्ग्यूमेंट्स, एंड इन हाउ people should behave towards one another and in society as a whole। अब ज़्यादातर इनकी जो बातें हैं ना वो कहाँ इस्तेमाल की जा रही हैं, सियासियात के अंदर, मज़हब के अंदर, गवर्नमेंट चलाने के लिए, कोई आपस में डिस्कशन करनी है, किसी ने कोई आइडियाज़ डिस्कस करने कि गवर्नमेंट कैसे बेहतर तरीके से चले, या आपस में हम इखलाकियात के ऊपर किस तरह अमल पैरा होना चाहिए, हमें किस तरह लोगों से मेल मिलाप अच्छा करना चाहिए। तो ये उनकी सोसाइटी में अब तक 2000 सालों पहले की ये बात है। अरिस्टोटली जो थे और प्लेटो या सुकरात वगैरह गुजरे हैं, इनकी बातें 2000 साल से अभी तक यूनान में मशहूर हैं, ठीक है ना, उन पर अमल किया जाता है इन शोबों के अंदर। पर शुक्र अल्लाह का, अल्लाह पाक ने हमें आप सल्लम दिए और उनकी ज़िंदगी हमारे लिए उसवा हुस्ना है। तो हमारे लिए इन अरिस्टोटल और इनकी सबकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती, ठीक है ना, क्योंकि इमामुल बशर जो है ना वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मैथमेटिक्स, एवरी ग्रीक जेंटलमैन वॉज एक्सपेक्टेड टू बी एबल टू डिस्कस मैथमेटिक्स। जो भी इज्जतदार शख्स था ना ग्रीक के दौर में, वो वही इज्जतदार समझा जाता था, जब ही इज्जतदार समझा जाता था जब वो मैथ्स जानता होता था अच्छे से, जिसको मैथ आता होता था, उसको कहते भाई ये बड़ा पढ़ा लिखा इंसान है। हमारे दौर में अब यहाँ पर क्या है, जो अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलता है ना टेढ़ी मेढ़ी, वो समझते हैं जी बहुत अक्लमंद है, बहुत पढ़ा लिखा है। दे मेट इन द मार्केट प्लेस एंड आर्ग्यूड, स्क्रैचिंग फिगर्स इन द डस्ट विद
देयर स्टिक्स। और क्या होता था, इस किस्म के पढ़े लिखे लोग जो है ना, मार्केट प्लेसेस के अंदर ज़मीन के ऊपर, क्योंकि उस वक्त इतने खास कारपेटेड रोड नहीं थी तो रेत आसपास मिल जाती थी, तो अपनी एक छोटी सी डंडी तोड़ कर ना तो ज़मीन के ऊपर शक्लें बनाया करते थे, मैथमेटिकल ग्राफ्स और प्लस माइनस और अलजेब्रिक, ये सारे एक्सप्रेशंस जो आपको साथ नज़र भी आ रहे हैं पिक्चर में राइट साइड पे। तो ये सारी चीज़ें वो बैठकर ज़मीनों पर डिस्कस कर रहे थे। और आप हमारी सड़कों पे जाके देखें तो आपको जवान और बूढ़े सड़कों की साइडों के ऊपर ना, ज़मीन के ऊपर वो भी बैठे होते हैं लेकिन ताश खेलते हुए नजर आएंगे और जुआ खेलते हुए नजर आएंगे। तो ये फ़र्क है कौमों के अंदर ना। हमें चाहिए था कि हम इस तरह की कौम बने, हम अपने नबी की तालीमात पर अमल करें, लेकिन हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, हमारे पास सिर्फ फजूलियात के लिए टाइम है। और one of the great discoveries they made was about right एंगल ट्राइंगल विच इज स्टिल इम्पॉर्टेंट इन मैप मेकिंग। अब मैप मेकिंग के अंदर राइट ट्राइंगल की बहुत ज़रूरत महसूस होती है, जो 90 डिग्री का होता है, ठीक है ना, तो उसके ऊपर ही हिसाब लगाया जाता है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट का। तो जो मैप मेकिंग स्किल्स है ना, उनके लिए ये राइट एंगल ट्राइंगल जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप 2000 साल से देखें इसकी कितनी अहमियत है। दे ऑल्सो वर्कड आउट द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल is always 3.14 times the length of the diameter। अभी उन्होंने पाई फाइंड आउट की, सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट किया कि गोल दायरे के अंदर जो उसका डाया बनता है ना, कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट सर्कल का आपको नजर आ रहा है ये वाला, तो ये जो सेंटर वाला हिस्सा है ना, ये कितना चौड़ा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। तो और आधा सर्कमफ्रेंस अगर देखें, अगर एक सर्कल को दो हिस्सों में डाल दें तो वो उसका सर्कमफ्रेंस बन जाता है, यानी सेमी सर्कल की शक्ल आ जाती है। तो ये बहुत बड़े बड़े काम है जो आज तक चल रहे हैं। जैसे कि पाई का 3.14 हम उसकी लेंथ लेते हैं, या हम 3.14 उसका यूनिट बताते हैं, या 22/7 हम पाई का समझते हैं। तो आप पाई भी आजकल मैथ में ज़रूर पढ़ोगे तो आपको मेरी ये बात समझ आ जाएगी। अब आगे बात करें कि दिस नंबर इज कॉल्ड बाय इट्स ग्रीक नेम पाई। इवन टुडे ग्रीक साइंटिस्ट बिलीव दैट द अर्थ वाज अ बॉल एंड नॉट फ्लैट एंड वर्कड आउट अ वेरी एक्यूरेट एस्टिमेट ऑफ इट्स साइज। अभी तक ग्रीक साइंसदान यही समझते हैं कि अर्थ गोल है, फ्लैट नहीं है, एक प्लेट की मानिंद नहीं है, बल्कि एक स्फेरिकल बॉल की तरह है, ठीक है। और उन्होंने इतनी एक्यूरेट इसकी साइज बताया है कि हमारी ज़मीन कितनी चौड़ी है, कहाँ से बल्की है, कहाँ से थोड़ी फ्लैटेंड है, यानी नॉर्थ एंड साउथ पोल से थोड़ी फ्लैटेंड है, और ईस्ट और वेस्ट से थोड़ी सी बल्की है, बाहर की तरफ पेट निकला होता है जैसे किसी मोटे बंदे का। तो बड़ी अच्छी एक्यूरेट साइज के बारे में इन्होंने हमें इंफॉर्मेशन दी है। सम थिंकर्स बिलीव दैट एवरीथिंग वाज मेड अप ऑफ एटम ओवर 2000 ईयर्स बिफोर इट कुड बी प्रूव्ड। आज कल थिंकर्स कहते हैं जी हर चीज एटम से मिलकर बनी है, और ये 2000 साल पहले इन्होंने बता दिया था ग्रीक वालों ने। लेकिन यहाँ फिर मैं वही बात करूंगी कि हमारे कुरान ने एक एक चीज को खोलकर वाज़ेह तौर पर बता दिया जो अब तक ये लोग नहीं बता पाए, बल्कि अपनी सबसे बड़ी रिसर्च की किताबों में ये कुरान पाक का नाम लेते हैं कि हम वहां से आइडियाज लेते हैं और फिर उन पर रिसर्च करते हैं, गौर व फिक्र करते हैं। जैसे कुरान पाक ने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है कि कुरान पर गौर करो। तो जब कुरान पर गौर करोगे ना, जो बंदा जो चीज़ लेने के लिए कुरान खोलेगा उसको वो चीज़ उस कुरान से मिलेगी, ठीक है। यानी कुरान यूनिवर्सल बुक है, ठीक है, पूरी कायनात के खजाने इसमें बंद है, बस बंदे के ऊपर है कि वो इसमें से क्या एक्सट्रैक्ट करना चाहता है। अब मेडिसिन की बात कर लेते हैं। एंशिएंट ग्रीक मेड ग्रेट एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। Hippocrates या Hippocrates, also known as the father of medicine, was the first known physician who believed that disease were caused by natural factors। अब एंशिएंट ग्रीक के अंदर मेडिसिन में बड़ी एडवांसमेंट हुई उसी दौर में, 2000 साल पहले दवाइयाँ बड़ी बेहतरीन बनाते थे। अब भी जो होम्योपैथिक दवाएं हैं वो सारी ग्रीक की बनाई हुई हैं। और जो हिपोक्रेट था उसने उसको बाबाए अद्वियात कहा जाता है, दवाई बनाने वाला समझा जाता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा दवाई बनाने में यही मशहूर था। और इसकी आपको पिक्चर नज़र भी आ रही है। और इसका ख्याल था कि जितनी भी बीमारियां हैं ना वो नेचुरल फैक्टर रखती हैं, वो नेचुरल तरीके से हमें कॉज होती हैं और उसकी दवाई है। जैसे अल्लाह पाक फरमाता है मैंने कोई मर्ज ऐसा नहीं उतारा सिवाय मौत के जिसकी मैंने दवाई ना उतारी हो, जिसका मैंने इलाज ना उतारा हो। तो ये उस चीज़ तक पहुँच चुका हुआ था।
कि हर चीज़ अगर नेचुरली फैक्टर है तो उसकी दवाई भी होगी, अगर नेचुरली डिजीज़ है तो उसकी दवाई भी यकीनन आसपास ही कहीं होगी। ही एग्जामिन हिज पेशेंट थॉरली एंड आस्क क्वेश्चंस अबाउट द सिम्टम्स टू करेक्टली डायग्नोज द डिजीज़। और ये आजकल के डॉक्टरों की तरह ही एग्जामिन करता था अपने पेशेंट्स को, कि उनसे पूछता था, सवाल करता था कि पेट में दर्द है और सर तो नहीं चकरा रहा और उल्टी तो नहीं आती, नींद सही आती है। इसके पास कोई पीएचडी की डिग्री तो नहीं थी, लेकिन वहाँ का ये बड़ा बेहतरीन हाई फाई डॉक्टर था, ठीक है। ग्रीक डॉक्टर्स मेनली यूज्ड हर्बल मेडिसिन्स एंड रिकमेंडेड हेल्दी फूड, एक्सरसाइज एंड फ्रेश एयर एज द ट्रीटमेंट ऑफ मोस्ट इलनेसेस। ज़्यादातर बीमारियों के लिए ये यही कहते थे कि एक तो जड़ी बूटियों से दवाइयाँ बना कर देते थे, जो कि आज भी बहुत रिकमेंडेड हैं, ठीक है। इसके अलावा हेल्दी फूड खाने को कहते थे, जैसे अच्छा प्रोटीन वाला, गोश्त वाला, या यखनी या फ्रूट्स, इस तरह की चीज़ें। और ताज़ा हवा लेने को कहते थे ज़्यादातर बीमारियों के इलाज का तरीका। उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अपना खूब ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला हम अलेक्जेंडर द ग्रेट करेंगे इन ओवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।